नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में मैं उमेश श्रीमान आपका पुनः स्वागत करता हूं। यूं तो झारखंड के 81 विधानसभा के अंतर्गत जिस तरीके से सीटों के बंटवारे के बाद उम्मीदवार ने अपने आप को विजयी घोषित करने के लिए वचनबद्धता के साथ, कटिबद्धता वाली घोषणाओं के साथ समीकरण बनाना प्रारंभ कर दिया है, ऐसे में हम बात करेंगे झारखंड का एक हाई प्रोफाइल सीट श्रीमान राजधनवार को लेकर। जी हाँ, वही राजधनवार जहां के झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी। यूं तो बाबूलाल मरांडी जी के बारे में कहा जाता है कि जमीनी नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं और जिस तरह से वो राजनीतिक विषाद लंबे समय से खेलते आ रहे हैं, चहुओर उन पर एक संघर्ष की नीति बनाई गई। इस बार भी उनका समीकरण कुछ इसी तरीके से दिख रहा है। इससे पहले आज 2024 की बात करें, 2019 का आंकड़ा थोड़ा सा समझ ले। जेवीएम से राजनीति करने के बाद बाबूलाल मरांडी स्पष्ट तरीके से फैक्ट ऑफ फीलिंग्स में फीलिंग्स की राजनीति करते हुए जीत हासिल की है। 2019 का जो समीकरण था बाबूलाल मरांडी जी के पक्ष में था। आम जनता के बीच में उन्होंने पुल पुलिया और बेरोजगारी की बात को रखते हुए हमलावर होते हुए भाजपा के साथ श्रीमान भाजपा के विरुद्ध में एक जीत दर्ज कराई। यह जीत तो बिल्कुल फैक्ट से हटकर फीलिंग से था। जिस तरह से भावुकता और चीजों को उन्होंने एक नया समीकरण दिया, 2019 का जो राजनीतिक राजधनवार का समीकरण था उसको बड़ा आसानी से लोगों ने बाबूलाल जी के खाते में डाल दिया। अब बात उठकर आता है श्रीमान, एक नया बात उठकर आता है कि बाबूलाल मरांडी जी को जो वहां समीकरण बना था जाति समीकरण, उस जाति समीकरण को आप थोड़ा सा और नजदीक से समझ लें। इससे पहले और भी प्रत्याशियों के बारे में बताएं, वहां के राजनीतिक समीकरण को आपको राजधनवार को जानना बड़ा ही लाजमी होगा। बहुत सारे चैनल्स पर एक बात जरूर चल रहा है या बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर यह बात चला कि आखिर क्या कुछ मुद्दा था कि हमेशा रिजर्व सीट नहीं होने के बावजूद जनरल सीट से राजधनवार से बाबूलाल मरांडी जी लड़ते आए। स्पष्ट तरीके से उन्होंने तार्किक उत्तर दिया, यह मेरा जन्मस्थल है, यहां के हर लोगों को मैं जानता हूं और सारे लोग मुझे जानते हैं। यहाँ के भावनाओं से मैं जुड़ा हूं, यहाँ के फीलिंग से मैं जुड़ा हूं, यहाँ के दर्द से मैं जुड़ा हूं और यहाँ के सारी समस्याओं को नजदीक से मैं समझता हूं। सबसे बड़ी बात है वहां पर जो एमडी का वोट है, मोहम्मदन का वोट है श्रीमान मुस्लिम का 85,000, दूसरा यादवों का 50,000 का समीकरण है और भूमियार भी वहां कम नहीं है। इससे जितने भी पहले भूमियार का बहुत बड़ा जमावड़ा निरंजन राय के कारण, हालांकि इस बार वो विरोध में खड़े हैं, 30,000 का आंकड़ा के करीब भूमियार का भी समीकरण राजधनवार में दिखने को मिलता है। और दलित श्रीमान जी हाँ 44 से 45,000 का समीकरण वो उस दायरे में आते हैं। अब बात आया आदिवासी की, तो आदिवासी का भी 21,000 से 22 और 25,000 के आसपास का समीकरण है। कुछ जगहों पर 23,000 समथिंग का आंकड़ा है, लेकिन अगर 10% का इजाफा इस बार आप रख ले जनगणना के जो थियोरी पे पैनल पर है, तो ये 5 बड़ी जातियां हैं श्रीमान, जिसमें इस बार सबसे बड़ा वोट झारखंड के अंतर्गत अगर देखा जाता है तो राजधनवार को एक बड़ा समीकरण माना जाता है अल्पसंख्यकों के लिए। 2019 का वो भेदने में इसलिए सफल रहे क्योंकि उनको जेवीएम झारखंड विकास मोर्चा के माध्यम से उन्होंने अपनी राजनीति वहां प्लेटफॉर्म पर रखी। इससे अल्पसंख्यक भी उनको वोट मिला, यादवों का वोट मिला, भूमियार का बड़ा वोट बैंक उनके तरफ घुमा और दलित और आदिवासी तो उनके अपने पक्ष में थे ही। उन्होंने सदैव अपने आप को एक आदिवासी का नेता के रूप में रखा है। लेकिन यही बात थोड़ी सी घसकती है श्रीमान 2024 में। 2019 का जो समीकरण के अंतर्गत था वो बीजेपी के लक्ष्मण जी हां लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी करीब 34,802 वोट के समीकरण पर वो पहुंच पाए थे और राजकुमार यादव आपको याद होगा 32,000 का समीकरण वो भी पहुंचे सीपीआई-एमएल से। एक बड़ा नाम, एक बड़ा दमदार चेहरा, क्योंकि वो एक बार के विधायक इससे पहले वाले टर्म में वो रह चुके थे। 2019 में राजकुमार जी का भी वोट हल्का नहीं मान सकते हम लोग श्रीमान, 32,000 और जेएमएम को निजामुद्दीन जी उस समय 14-15,000 के समीकरण तक ही खड़ा रहे। लेकिन इस बार क्या कुछ होना है 2024 का राजनीति में श्रीमान, चतुष्कोणीय उन पर राजनीतिक दबाव है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करने के लिए उनके ही अपने सबसे भाजपा से बागी होकर एक नया निर्दलीय प्रत्याशी बने निरंजन राय जी। जी हां, वही निरंजन राय जी जिन्होंने पूरा भूमियार वोट को बाबूलाल मरांडी जी के झोली में डलवाया था। बाबूलाल मरांडी जी का कद में अगर राजधनवार में अगर भूमियार वोट या कंपेनिंग करने की बात आप कहें तो श्रीमान निरंजन राय को आप कभी झुठला नहीं सकते। वो शख्स थे जिन्होंने राजधनवार की धरती पर बाबूलाल मरांडी को न केवल स्थापित किया बल्कि
कंधे से कंधा मिलाकर आगे चले। लोगों का एक शिकायत तो जरूर रहा कि बाबूलाल मरांडी जी कभी भी राजधनवार में नजर नहीं आए। अब श्रीमान लोगों को यह समझना पड़ेगा, आम जनता को यह समझना पड़ेगा कद क्या है उनका। जब भी वो रहे तो एक बड़ा नेतृत्व किए, भाजपा में भी रहे, भाजपा में थे, भाजपा से गए जेवीएम की पार्टी बनाई, जेवीएम की पार्टी में लास्ट सेशन में वो 81 में से केवल 3 सीटों तक जीत पाए। उसके बाद उन्होंने क्या भीतर खाने एक नया षड्यंत्र का वो शिकार हुए या खुद को विलय करने के लिए आगे बढ़े, ये तो ईश्वर जानता और वो जानते हैं। हकीकत और पर्दा के बीच में श्रीमान एक सच्ची बात यही कहूंगा, राजनीति के अंतर्गत कुछ स्पष्ट नहीं होता। अब आया 2024 में महागठबंधन की तरफ से जो सबसे स्ट्रांग प्रत्याशी हैं मोहम्मद निजामुद्दीन जी, और मजबूती के साथ जेएमएम का अपना वोटर, कांग्रेस का अपना वोटर, अल्पसंख्यक का अपना वोटर, और महागठबंधन का जो गोलबंदी है, राजनीतिक समीकरण है, विषाद बिछाने का तरीका है, जिस तरीके से इस बार राजनीतिक पासा वो खेल रहे हैं, फेंक रहे हैं, उसमें विरोधी तो श्रीमान चारों खाने चित्त। सबसे बड़ी बात बिजली 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 बिजली, 200 यूनिट बिजली का अगर फायदा आम जनता तक मिला, किसी का 1,40,000, 50,000, 60,000, ये सारा आम जनता का रिव्यू रिपोर्ट आप चैनलों के माध्यम से देख सकते हैं बहुत जगहों पर। इसका फायदा क्या महागठबंधन के निजामुद्दीन जी को डायरेक्ट मिलने जा रहा, क्योंकि हौसला बुलंद है। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तो पानी से। इस बार जेएमएम महागठबंधन श्रीमान राजधनवार में कहीं नया गुल न खिला दे। कमल फूल को काटने के लिए कोई ऐसी नीति नहीं है जो इस बार नहीं चलेगा। वहीं राजकुमार यादव सीपीआई-एमएल की तरफ से, राजकुमार यादव जी को आप कमजोर इसलिए नहीं आंक सकते क्योंकि श्रीमान एक बार के वो विधायक है, और विधायक है तो यादवों का 50,000 समीकरण का वोट है। 50,000 समझ रहे हैं, एक बड़ा समीकरण, बड़ा समीकरण अगर जातीय दल पर भी जाते हैं और सारे पुराने अगर है सीपीआई-एमएल का अपना कोर और स्टैंड वोटर भी अगर मिल जाता है तो नजदीक वो भी पहुंचेंगे। लेकिन इन तीनों के समीकरण को अगर आप भेदने की बात करें तो जयराम की पार्टी को कैसे अछूता कर सकते हैं। चतुष्कोणीय लड़ाई इसीलिए तो हुई श्रीमान, मेरे 2 अनमोल रतन, एक है बाबूलाल और एक है राजेश रतन। अब बाबूलाल जी को लोगों ने तो चाहा, उनको मौका दिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको वही राजधनवार जहां वो अपने आप को जन्मस्थली और कर्मस्थली माने, वहां से लोगों ने इतना बेहद प्यार दिया कि लोगों का कहना है आज भी पलायन है, आज भी बेरोजगारी है, आज भी समस्या है, आज भी राजधनवार के मेन चौक में जो बड़ा लाइट लगा हुआ है वो जला नहीं। श्रीमान गेम की तो बात अलग है, स्कूलों में शिक्षक की बात अलग है, ये सारा आम पब्लिक का रिव्यू है। आम पब्लिक के रिव्यू से एक बड़ा नेता जब कद का हो जाते हैं तो मुझे लगता है पूरे झारखंड का प्रदेश जानकारी उन्हें रखना पड़ता है। राजधनवार तो उनके लिए एक छोटा विधानसभा था, लेकिन था तो घरेलू ना। इसी के गोलबंदी को सामने लाकर रखे जेल कैंप के राजेश रतन जी। राजेश रतन जी इन दिनों बिल्कुल खाली पैर चल रहे हैं प्रभु, चप्पल जूता उन्होंने छोड़ दिया है। अनुमंडल कार्यालय के सामने से ये बात उन्होंने आह्वान कर दिया कि जब तक हमारी लड़ाई पहुंच नहीं जाती है जीत तक, या फिर एक नया बदलता हुआ झारखंड नहीं देख लेते, या जब तक चुनाव का समीकरण का आगाज से अंत तक अंजाम तक नहीं पहुंचता, श्रीमान मैं चप्पल नहीं पहुंचूंगा। और राजधनवार की धरती को चूम कर मैं यही समझूंगा कि मुझे करना क्या है। मैं उन सारे प्रश्नों को उनके पास रखता हूं जो राजेश रतन जी ने खुले मंचों पर रखा है। अगर यहां डिग्री कॉलेजों की संख्या कम है तो इसका जिम्मेवार कौन? अगर यहां पलायन बढ़ा है तो इसका जिम्मेवार कौन? अगर यहां पर चेक डैम टूटा हुआ है लंबे समय से, उसका रिपेयरिंग नहीं हो रहा तो इसका जिम्मेवार कौन? अगर यहां शिक्षा की नीति के अंतर्गत एक बहुत बड़ा सुधार नहीं देखा गया और ग्रामीण लोग तक शिक्षक तो पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, वो मूलभूत शिक्षा नहीं मिल पाता है जिसे आम गरीब गुरुआ और दलित तक पहुंचना चाहिए था, इसका जिम्मेवार कौन? क्या 22,000 आदिवासी राजधनवार में रहने के बावजूद आज उसी चरम स्थिति और उसी परेशानी में जी रहे हैं जो लंबे समय से जी रहे? ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा मैं कतई नहीं मानता। यह स्पष्ट मेरे तरफ से यह पुष्टि नहीं करता। मेरा तो काम है श्रीमान उन प्रश्नों को लाकर आपके पास रखना जिन प्रश्नों को प्रत्याशियों के माध्यम से चतुष्कोणीय बाबूलाल मरांडी जी के लिए घेराबंदी की जा रही है। राजधनवार का सफर कठिन, हाई प्रोफाइल सीट, हॉट केक बना हुआ है, और इस हॉट केक के अंतर्गत कितना मलाई ऊपर होगा और कितना भीतर होगा, कितना सॉफ्ट केक मिलेगा, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बन गया जिलेबी। राजधनवार का सीट इस बार बन गया भैया जिलेबिया सीट। आप जिधर से जाएं सभी को मजबूत समीकरण दिख रहा, जिधर से जाएं उनका अपना स्टैंड वोटर है, जिधर से जाएं उनका अपना कोर वोटर है, जिधर से जाएं एक बड़ा समीकरण दिखता है। महिलाओं की गोलबंदी, महिलाओं का विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण, छात्रों का विकास, छात्रों की सशक्तिकरण, और जो राजेश रतन बात रख रहे हैं वो सीजीएल वाली बात को भी रख रहे हैं। वो हालांकि अभी वर्तमान सरकार के विपरीत की बात रख रहे बाबूलाल मरांडी जी से, लेकिन घेराबंदी तो दोनों तरफ से है।
जेल के इनके प्रत्याशी का तो एक मैंने आपको सगुफा हमेशा शुरू से बताया है श्रीमान, उनकी घेराबंदी वर्तमान सभी सरकारों के साथ है, वर्तमान सभी विधायकों के साथ है, वर्तमान सभी सांसदों के साथ है, जो धरातल पर उतरकर जीत का समीकरण और चेहरा और लाल किए हुए राज तिलक या सुशोभित भाव से अपने आप को लेकर चल रहे हैं, जिनका वादा और घोषणा यही होता था, हम आपके दिल में रहते हैं लेकिन जीत के बाद हम आपके हैं कौन। राजेश रतन जी श्रीमान, अब तो यह देखना है क्या कुछ आप नया कर पाते हैं, क्या कमल फूल को मुरझा पाएंगे, क्या महागठबंधन की धरती पे मोहम्मद जो निजामुद्दीन जी हैं उनके खिलाफ आपकी रणनीति क्या हो सकती है, और वहां के जो राजकुमार यादव जी हैं श्रीमान, मुझे लगता है आपका छोटा गेर काम नहीं करेगा, इस बार विषाद ऐसी बिछानी पड़ेगी कि जो बड़ा वोटर है, खासकर जितना भी मैंने आपको बताया, चाहे यादव का समीकरण हो, भूमियाव का समीकरण हो, दलित का समीकरण हो, या फिर जो सबसे बड़ा समीकरण हो अल्पसंख्यक का, यह खेमा किस और होगा। 2024 में राजनीतिक समीकरण का गोलबंदी का आगाज जिस तरीके से किया गया, अंजाम के लिए सभी लोगों का बेसब्री से 23 तारीख की इंतजार है। चलिए, मैं उमेश, मेरी तो एक ही कोशिश है, अगले बार आपसे राजमहल की बात करेंगे। राजमहल के अंतर्गत आप वो जानेंगे कि जिसके लोकसभा में राजमहल हमेशा राजमहल वाली बात रखा, अब क्या कुछ 2024 के विधानसभा में रहेगा। जय हिंद श्रीमान। व्योम टीवी के पेज पर लगातार मुखरता प्रखरता से जिन मुद्दों को हम लोगों ने उठाया है, इसमें आप लोगों का स्नेह और प्यार बहुत जरूरी है। आज हमने एक एपिसोड डाला था जिसको आप लोगों ने बड़ा सराहा, और आपके कमेंट्स को पढ़कर यही लगता है दर्द में है यह कराता राज्य, कौन निकालेगा और किसके माथे पर बनेगा ताज। जय हिंद श्रीमान। जोहार झारखंड। आप सभी का दिन सुखमय, मंगलमय, और हर झारखंड और झारखंडियत की बात करने वाले के साथ सवाल जरूर करिए, हम तो पूछेंगे। धन्यवाद।